गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। चलिए, ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी प्रभु से आशा है। ये अपनी सेकंड वीडियो है पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। तो इसमें जैसे कि मैंने प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों की जानकारी दी, रोजगार बेरोजगारी के बारे में जानकारी दी, तो इसके बाद अब आप आज देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में क्षेत्रकों की क्या भूमिका रही है। और ये भूमिका आपने बड़े ध्यान से सुनी समझी। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में ये बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। अब आज जिसे मैं अब बताने वाला हूँ आपको, सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी। 40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रकों में आपने क्या परिवर्तन देखे? 40 वर्षों में आपने देखे कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसका हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है और अधिकांश जो क्षेत्रक है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक पर लोग बढ़ रहे हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें, यानी कि अतिरिक्त रोजगार कैसे तैयार करें, तो हम यहाँ लक्ष्मी के कार्य की चर्चा करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण ले लेते हैं। असिंचित कहते हैं जिसमें सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं है। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपने भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी लगाना, फसल में पानी लगाना जब उसे पानी की ज़रूरत होती है। रबी मौसम में उसकी एक दूसरी फसल गेहूं उगाती है, यानी रबी की बात की है इन्होंने, दूसरी फसल की तो इससे पहले इसका मतलब खरीफ की बात हुई है। खरीफ जो बारिश के दिनों में फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डाल, कटाई आदि के रोजगार प्रदान कर सकती है 50 दिनों के बराबर। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को जमीन में रोजगार मिलेगा और अगर लोग और भी हैं तो उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे में खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है, जिसमें कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। जैसे कि आजकल आप जानते हैं नरेगा में, जो मनरेगा है उसमें लोगों को काम मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काम मिलता है। जो लोग काम करने के इच्छुक हैं वे अपना पंजीकरण पंचायत में कर सकते हैं। अब हम तुलना दूसरे किसान की कर लेते हैं। दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की आवश्यकता होगी क्योंकि उनके पास उत्पादन ज़्यादा है। शहर में ले जाने के लिए उन्हें आवश्यकता होगी। जैसे कि पहले कहा कि अन्य सृजन कैसे हो सकते रोजगार के, तो इसमें कुछ लोग परिवहन चला सकते हैं, कुछ भंडारण कर सकते हैं, कुछ लोग क्रय विक्रय का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को अन्य रोजगार भी मिलेंगे। लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, उपकरण आदि चाहिए। पंप सेट की भी आवश्यकता है। निर्धन किसान है, इस वजह से उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसे साहूकार से पैसा उधार लेना होगा। साहूकार से लोग पैसा इसलिए उधार लेते हैं क्योंकि साहूकार से पैसा उन्हें आसानी से मिल जाता है, जबकि बैंकें बहुत कागज कार्रवाई कराती हैं और साहूकार मनमाने ढंग से अपने ब्याज
को वसूलते हैं, जिसमें किसान बुरी तरह से कर्ज जाल में फंसता जाता है। उदाहरण के लिए हम मान लें कि अनेक किसान अरहर मटर उपजाने का निर्णय लेते हैं, यानी उगाना चाहते हैं। अरहर और ये मटर, ये दालें हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से, कोल्ड स्टोरेज, इसमें किसान अपनी तैयार उपज को रख सकते हैं। फल, सब्जियां, आलू आदि, प्याज, ये चीज़ें रख जाती हैं और जब महंगी होती हैं उस समय किसान इनको बेचते हैं। शहरों में सब्जियां जो आती रहती हैं तो वो सब कोल्ड स्टोर से बिना मौसम के समय में निकलती रहती हैं। भवनों, अध्यापकों, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है हर एक की, जब नए काम शुरू होंगे तो वर्तमान में नीति आयोग द्वारा एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। लोगों को काम मिल सकता है 20 लाख लोगों को, मगर सरकार ज़्यादा भर्तियां नहीं करती। और अधिक डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में डॉक्टर वगैरह इन सब की आवश्यकता होती है। जैसे अब भारत सरकार ने लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी शॉर्ट फॉर्म है इसकी मनरेगा 2005, इसमें लोगों को 100 दिन के रोजगार के देने की गारंटी है। अगर सरकार 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती तो उसके बराबर उन्हें भत्ता दिया जाएगा। अब इसमें आते हैं 2 क्षेत्र और आते हैं, एक आता है संगठित और दूसरा आता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वे होते हैं जिसमें सरकारी नौकरी होती है, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आने का समय होता है, घर से जाने का समय है, घर पर आने का समय है, वेतन मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती है इत्यादि। दूसरी है असंगठित क्षेत्र, जिसमें लाला की दुकान पर जो काम करते हैं वो असंगठित क्षेत्र हैं। वो लाला की कृपा पर उनकी नौकरी रहती है, उनके घर से जाने का समय तो होता है, वापस आने का समय नहीं होता, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती, उन्हें वेतन टाइम पर नहीं मिलता। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां इस क्षेत्र में हैं। लेकिन अगर देखा जाए पूरे देश में तो सबसे ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि संगठित क्षेत्र में बहुत सीमित नौकरियां हैं और असंगठित क्षेत्र में अधिकांश नौकरियां हैं। लोग कम पढ़े लिखे भी काम कर सकते हैं, जो भी काम उन्हें करना है वो असंगठित क्षेत्र में करते हैं। असंगठित क्षेत्र में लोगों का शोषण होता है, उनके बहुत से पैसे नहीं दिए जाते, उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती, जिससे लोग परेशान होते हैं। इसलिए अधिकांश बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें नौकरी अगर मिले तो संगठित क्षेत्र में मिले। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि लोगों को संगठित क्षेत्र में नौकरियां दी जाएं। अब यहाँ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण कैसे प्राप्त हो, ये सरकार को देखना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र में लोगों को टाइम पे वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं कम तो नहीं दिया जा रहा है, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। ये सरकार को देखना चाहिए, और अगर वो नहीं देखेगी तो इस तरह से उनका शोषण होने वाला है। और ये शोषण जो है वो हर क्षेत्र में मिलता है। इस क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में लोगों से बिना पैसे की, यानी बेगार भी कराई जाती है।
काम के तो पैसे देते ही नहीं हैं, बेगार अलग से कराते हैं। जबकि ये घटना जो है असंगठित क्षेत्र में लोग और बच्चे शहरी क्षेत्रों में भी लगे हुए, क्योंकि जो लोग शहरों में रहने गए हैं उनकी चमक दमक में आ गए हैं, तो वे सब जाकर असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं, जहां उन्हें अनियमित और कम वेतन मिलता है और वे सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। इस तरह से वहाँ समस्याएं आती हैं। हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं, इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों में बांटा गया है। इसके बाद में हमने 2 क्षेत्रक और आपके बताए, एक संगठित क्षेत्रक है और एक असंगठित क्षेत्रक है। स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्रक हैं, एक सार्वजनिक है, एक निजी क्षेत्रक है। सार्वजनिक क्षेत्रक वह है जिसमें सरकारी संपत्ति होती है, सरकार जिसकी मालिक होती है और जिससे जो लाभ होता है वो आम जनता के लिए होता है। पुल बनता है, सड़कें बनती हैं, स्कूल खोले जाते हैं, सेना को सामान दिलवाया जाता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्रक। एक निजी क्षेत्रक है, जैसे टाटा, बिरला, इनकी जो भी कंपनियां हैं ये निजी लाभ के लिए हैं। इससे वो अपना लाभ उठाते हैं, मज़दूरों का शोषण भी करते हैं काम के नाम पर और उन्हें अपने काम पर लगाए रखते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो निजी कंपनियां होती हैं उनके मालिक या तो एक व्यक्ति होता है, परिवार होता है या एक संगठन होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्ति की जो मालिक है वो मालिकाना हक तो सरकार का है, बाकी वो संपत्ति सबकी है। इसी के साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स।